Hello everyone, my name is Dr. मृदुल दाधीच. I'll be teaching business studies. पेस पर पिछले 7-8 साल से मैं ही business studies पढ़ा रहा हूँ. हमारा जो रिवीजन होने वाला है वो लगभग मान के चलिए आप 10 से 12 दिन का होगा, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर बात करेंगे. कम्युनिकेशन हमेशा टू वे होना चाहिए, है ना. दो धारी तलवार है संप्रेषण. दो लोग बात करते हैं, मैं प्रश्न पूछूं आप जवाब दो, आप प्रश्न पूछो मैं जवाब दूं, तो बात बनेगी. ये पूरा जो कॉन्वर्जेशन हम करेंगे 10-12 दिन, मैं चाहूंगा आपसे कि इंटेलेक्चुअल रहे. साल भर अगर आपने बर्बाद कर दिया है तो आपको बधाई, लेकिन अब आज भी आप नहीं जागे तो परिस्थिति और गंभीर हो जाएगी, है ना. मेरा आपसे निवेदन है कि इन लेक्चर्स के दौरान आप जागिएगा और हो सके वहां पर प्रश्न जरूर पूछिएगा, क्योंकि प्रश्न पूछने से आपकी इंटेलेक्ट विकसित होती है, बुद्धि विकसित होती है, और वो बुद्धि ही आपको जीवन में सफल बनाती है. आज का एजेंडा बता देता हूं मैं आपको. हर क्लास के पहले हमारा एक एजेंडा होगा. पहला एजेंडा, आज का एजेंडा ये कि हम चैप्टर 1 और कंट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे. जो सिलेबस एमपी बोर्ड का है वही सिलेबस सीबीएसई का है. अगर आप देखेंगे तो दोनों के चैप्टर सेम है. हाँ, अंदर के कंटेंट अलग हैं. तो जो मॉक टेस्ट होंगे 3-3 घंटे के, वो एमपी बोर्ड के अलग होंगे और सीबीएसई के अलग होंगे. तो चैप्टर 1 जो बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है वही एमपी बोर्ड में भी बात करता है. हमारे लिए कॉमन टॉपिक्स होने वाले हैं. दोनों भाषाओं में पढ़ाऊंगा, हिंदी में भी बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा. मेजरली अंग्रेजी में बोलूंगा ताकि आपको ऐसा लगे कि मुझे अंग्रेजी आती है. हिंदी में मैं ठीक ठाक बोल ही लेता हूँ, आप देख ही रहे हैं. इसको कम कर दो आवाज, पूरे मोहल्ले को नहीं सुनाना है भैया. आवाज को कम, मेरी ही आवाज को बस. चलिए, शुड आई स्टार्ट? वी आर गुड टू गो भैया, वी आर गुड टू गो. चलिए, सो चैप्टर 1, आप में से कितने लोगों को पता है चैप्टर 1 बेसिक मैनेजमेंट की बात करता है. और मैनेजमेंट की पहली डेफिनेशन है वो बोलती है कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स. ये एक आर्ट है. दूसरों से काम करवाना है, खुद वो काम नहीं करना है. सब मेरी तरफ देखेंगे. काम खुद नहीं करना है, किसी और से करवाना है. तो व्यक्ति काम, जब दो चीजें जुड़ी हो, पहला या तो रिवॉर्ड जुड़ा हुआ हो या तो पनिशमेंट जुड़ा हुआ हो. मतलब पनिशमेंट और रिवॉर्ड दोनों ही बेसिस पे व्यक्ति काम करता है. बहुत ही दिलचस्प बात मैंने पिछले कुछ दिनों में पढ़ी, मैं आपके साथ शेयर करता हूं. इसको बोला जाता है राइस कंसेप्ट. राइस, ये वो राइस नहीं है, चावल है ना. राइस कंसेप्ट बोलता है कि किसी भी व्यक्ति से अगर आपको एक्शन करवाना है, जैसे माता पिता है और वो बोले बच्चों को कि तुमको तो पढ़ना ही है, तो बच्चे कौन सी परिस्थिति में पढ़ने तत्काल बैठ जाएंगे. तो पिताजी माताजी को अगर राइस कंसेप्ट आता हो, और कॉर्पोरेट दुनिया में अगर लोगों को, मैनेजर को ये कंसेप्ट पता हो, पॉलिटिक्स में अगर पॉलिटिशियन को ये कंसेप्ट पता हो, तो व्यक्ति तत्काल एक्शन ले लेगा. मैं समझाता हूं अगले 10 सेकंड में ये कंसेप्ट क्या है. आर, आर इज रिवॉर्ड. व्यक्ति काम तभी करेगा, तभी एक्शन लेगा इंस्टेंट, जब उसको रिवॉर्ड मिले. अगर उसको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है तो वो कभी एक्शन नहीं लेगा. और अगर एक बार ले भी लेगा तो दूसरी बार नहीं लेगा. तो एक्शन इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद रिवॉर्ड. तो हमने पढ़ा मैनेजमेंट एक आर्ट है, और आर्ट में आपको लोगों को क्या देना पड़ेगा? रिवॉर्ड देना पड़ेगा. अब रिवॉर्ड कैन बी मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी. नॉन मॉनेटरी मीन्स रिवॉर्ड, नॉन मॉनेटरी मीन्स रिकॉग्निशन देना, ताली बजवा देना, बहुत महान है, आप सब बुद्धिमान लोग हो. आप किसी, बेटा बात मत करो, बालक क्या नाम है आपका? हाँ, की बात कर रहे हो शौर्य. टेस्ट के मार्क्स निकलवाऊंगा तो स्थिति गंभीर निकल आएगी. आगे में लेकर आओ उसको. उठो, कॉपी किताब कहाँ है आपकी? निकालो बैग में से, जगह बनाओ उसके लिए. कभी कभी आना है, उसमें भी नहीं पढ़ना है. टीचर को देख के तो बात किया करो. टीचर को तो सेंस कर लेना चाहिए ना स्टूडेंट को. यस और नो? जब स्टूडेंट था तो मुझे समझ में आता था किस टीचर से नहीं उलझना है और किससे भयंकर उलझना है. आई एम दैट टाइप ऑफ टीचर जो मैं चाह रहा हूं कि कुछ जीवन में कर लो आप. कमिंग बैक टू माय ओरिजिनल. आर क्या बोला मैंने? व्हाट इज आर? कैन बी मॉनिटर एंड गिव मी टू एग्जांपल ऑफ नॉन मॉनिटर. एंड वेरी गुड. क्या नाम बेटा आपका? आत्मिक, बहुत अच्छा जवाब दिया आपने. एप्रिसिएट करना, आपने भी अच्छा जवाब दिया. अपलॉड करवा देना, ताली बजवा देना. आप में से कितने लोग पॉलिटिशियन से मिले? पॉलिटिशियन ये काम करते हैं, जब भी वो किसी से आपको मिलवाएंगे ना, तो आप चेक कर लेना, वो ऐसे मिलवाएंगे, बहुत महान व्यक्ति हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, ये सरपंच हैं, ये इनके पीछे 25 लोग रहते हैं, भंडारा करवाते रहते हैं, भयंकर तालियां बज, बहुत बहुत अप्रिशिएट करते हैं.
और उनसे काम निकलवाते रहते हैं। तो पहली चीज समझ में आई, रिवॉर्ड के बेसिस पर काम होता है। आई है बेटा यहाँ पर आइडियोलॉजी। फिर जब आइडियोलॉजी व्यक्ति की होती है तो ऑटोमेटिकली आइडियोलॉजी के बेसिस पर भी काम करता है। आइडियोलॉजी मतलब विचारधारा। तो मैं हिंदुत्व वाली विचारधारा अगर रखूंगा तो मैं तत्काल एक्शन ले लूंगा। जैसे कोई बोलेगा कि भंडारा करवा रहे हनुमान जी का, और अगर मैं हनुमान जी को मानता हूं तो मैं तत्काल वहां पहुंच जाऊंगा। माता रानी के गरबा हो रहे हैं और मेरे सारे काम ही माता रानी करती है तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। साईं बाबा का कीर्तन होने वाला है, प्रभात फेरी, अगर साईं बाबा मेरे लिए काम करते हैं और मैं साईं बाबा को मानता हूं तो मैं उस प्रभात फेरी में चला जाऊं। आइडियोलॉजी के बेसिस पे व्यक्ति काम करता है। आई इज आइडियोलॉजी, विचारधारा। सी इज कोर्जन। ध्यान से सुनिएगा, कोर्जन। कोर्जन का मतलब होता है मुझे इतना पीड़ित कर दिया, इतना दबा दिया कि अब मेरे पास विकल्प ही नहीं है तुम्हारे खिलाफ आवाज उठाने के अलावा। मैं 7 मिनट लेट क्यों हो गया मैं बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं कैमरा। मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, राइट टाइम पे निकला हूं मैं। 5 मिनट का मार्जिन ज्यादा लेके निकला हूं कि पहला दिन है तो राइट टाइम पर पहुंचू। फिर भी मैं 8 मिनट लेट आया हूं, क्योंकि पता है किसकी शादी है? शुक्ला जी के बेटे की शादी है। बोलो शुक्ला जी के बेटे की शादी है तो पूरा एक रोड ब्लॉक है, और पूरा एक रोड ब्लॉक है तो एक ही रोड से आवन जावन दोनों चल रहा है। और आवन दान दोनों दोनों चल रहा है, इसमें भी कोई बुराई नहीं है, उसमें भी उनकी गाड़ियां बीच में खड़ी हुई है। और 2 ट्रैफिक पुलिस वाले हैं जो रास्ता ठीक करवाने की असफल कोशिश कर रहे हैं। सीज कोर्जन। इस वक्त पता है मुझे क्या लगा? उस वक्त मुझे लगा यार मैं गाड़ी साइड में खड़ी करता हूँ, मेरे फेसबुक पर तीनों अकाउंट मिला के 15,000 स्टूडेंट मेरे से कनेक्टेड है, और मैं फेसबुक लाइव करता हूँ। फेसबुक लाइव करके पत्रकार बन जाता हूँ और यहाँ की वस्तु स्थिति बताता हूँ कि ये इस देश में चल क्या रहा है, और इस वीडियो को बना के पीएमओ को भेजता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, और चीफ मिनिस्टर ऑफिस को भेजता हूँ कि किस तरह का आतंक शहर में मचाया हुआ है। यू हैव मनी, के बच्चे की शादी आप बड़ा ऑडिटोरियम बुक करो ना, कहीं दूर जहां ट्रैफिक जाम ना लगे, आम लोगों को परेशानी ना हो। मैं यहाँ आना था ना बेटा, वीडियो बनी ही नहीं। मैंने कहा गाड़ी साइड में करके वीडियो बनाऊं। अच्छा, मैं अगर वीडियो बनाने गाड़ी साइड में खड़ी करता तो पीछे वाले मेरे को बोलते भाई साहब आप कौन हो, आगे लो गाड़ी, क्योंकि आप जाम फंसा रहे हो। दैट इज कोहर्जन। कोहर्जन मतलब आई वॉज फीलिंग दैट आई एम एन अवेट आई एम एन अवेट सिटीजन, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूं। तो कोहर्जन मतलब आपको कोई इतना परेशान कर देता है कि एक लेवल के बाद आप बोलते हो मैं एक्शन लेके रहूंगा। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? घर में भी घर वाले बोलते रहते ना ये बात वो बात ये बात ये बात, एक लेवल के बाद आप बोलते सुनो मम्मी आपने बहुत डांट लिया, मेरी बात भी सुन लो। वो कोहर्जन है। रिवॉर्ड, एक समय के बाद पीड़ित नहीं होना चाहता व्यक्ति, एक समय के बाद वो क्या बनना चाहता है? क्रांतिकारी, और एक्शन लेना चाहता है। आर इज रिवॉर्ड, आई इज आइडियोलॉजी, सी इज कोहर्जन, और लास्ट है बेटा ई, जिसको हम बोलते हैं ईगो। ईगो, जब व्यक्ति के ईगो पे बात आती है तो व्यक्ति तत्काल एक्शन लेता है। लड़ाई में आप देखना अक्सर ऐसा होता है, 2 लोग जा रहे हैं, किसी ने एक कट मार दिया, जैसे ही किसी ने कट मारा, एक व्यक्ति जो अहंकारी होता है वो पहली लाइन क्या बोलता है? अब मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं कौन हूं, मैं पूर्व वार्ड पार्षद को जानता हूं, उसके भंडारे पे पुरुषगारी करता हूं, मैं तुमको बताता हूं कि मैं कौन, मेरी जेब में तो 20 रुपए ही हैं अभी, लेकिन मैं बताता हूं कि मैं कौन। तो व्यक्ति ईगो के बेसिस पे भी काम लेता है, तत्काल एक्शन लेता है व्यक्ति ईगो में, तत्काल। किसी ने घर बनाया और ऊंची दीवार खींच दी तो इसके अंदर ईगो होगा ना, वो बोलेगा चलो एक ट्राला डलवाओ और ऊंची करवा दो दीवार। ट्राला लोन लेके डलवा रहा है लेकिन किसके कारण एक्शन ले रहा है? ईगो के कारण। तो व्यक्ति एक्शन 4 बेसिस पे लेता है। चारों बताओ, पहला क्या है? रिवॉर्ड, पैसा मिले, मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी। दूसरा आइडियोलॉजी, विचारधारा, विचारधारा का टकराव होगा, व्यक्ति तत्काल एक्शन लेगा। तीसरा कोहर्जन, इतना पीड़ित कर दिया सामने वाले को कि अब उसके पास कोई विकल्प ही नहीं बचा। ये लाइन बहुत मजेदार है, बहुत अच्छे समझ में आएगी आपको। जब व्यक्ति सामने वाले के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता, देखो कोहर्जन कितनी खतरनाक चीज है, मजा आएगा अगर आपको समझ में आए तो। कोहर्जन इतनी खतरनाक चीज है कि व्यक्ति जब दूसरे के खिलाफ एक्शन नहीं ले पाता तो वो खुद के खिलाफ ले लेता है। हाँ, यस, बिल्कुल सही बोला उसने, कि वो व्यक्ति क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है।
इतने पीड़ित शोषित लोग आपको समाज और प्रशासन से मिलेंगे कि हम बार बार एफआईआर दर्ज करवाने गए नहीं दर्ज करी, तो उन्होंने खुद ही वहां पे पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा ली। कोअर्जन में व्यक्ति एक्शन तो जरूर लेगा, या तो बाहर ले या तो खुद के लिए ले। और लास्ट इज ईगो। मैंने एक क्यों आपको लेक्चर के शुरुआत में समझाया बेटा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द वर्क डन फ्रॉम अदर्स। और आर्ट का मतलब है कि आपको सामने वाले से एक्शन करवाना है, और एक्शन सामने वाला तभी करेगा जब आप एज अ मैनेजर ये जानो कि मैं क्या रिवॉर्ड दे दूं, क्या आइडियोलॉजी को ट्रिगर करूं, क्या कोअर्जन है और क्या ईगो फैक्टर है लोगों के अंदर, तो व्यक्ति काम कर देगा। कितने लोगों को ये पहला विचार समझ में आ गया? रेज योर हैंड। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कोई डाउट नहीं है। मैनेजमेंट में हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं। जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की, तो बेटा टोटल 3 लेवल काम करते हैं मैनेजमेंट पे, टॉप, मिडिल और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की अगर हम बात करें तो पीएमओ टॉप लेवल पर जाएगा। अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं तो ट्रस्टी, डीन, रजिस्ट्रार, वाइस चांसलर, चांसलर सब टॉप लेवल पर जाएंगे। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो प्रिंसिपल टॉप लेवल पर जाएगा। अगर मैं आपके घर की बात करूं तो पिताजी टॉप लेवल पर जाएंगे। अगर मैं स्कूल की बात करूं तो सारी फैकल्टी मिडिल लेवल पर आएगी। अगर मैं पेस की बात करूं तो सफाई काम करने वाले कर्मचारी लोअर लेवल पर जाएंगे। हर लेवल के पास अपने अपने पावर हैं, और जब वो उस पावर को एग्जीक्यूट करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल के लिए, तो ही गोल अचीव हो पाएगा। तो टॉप लेवल का काम क्या है? विजन बनाना, मिशन बनाना। विजन बनाना मतलब कहां जाना है, मिशन मतलब कैसे जाना है। दोनों का अंतर समझ लो। विजन मतलब और मिशन मतलब कैसे जाना है। मिडिल लेवल का काम क्या है? टॉप की कही हुई बातों को किसको समझाना? लोअर को समझाना। लोअर का काम क्या है? सोचना नहीं, करना। लोअर सबसे बड़ी गलती क्या करता है? सोचता बहुत है। पक्का बता रहा हूं मैं। जैसे आप किसी निचले स्तर के कर्मचारी को बोलोगे तुम्हें सफाई करनी है, तो 5 मिनट तो वो पूरा उनका कुनबा इसी पर चर्चा करता रहेगा कि कहां से शुरू करना चाहिए अपने। सफाई अगर करनी है तो कहां से शुरू करें? अगर नीचे से करेंगे तो फिर गंदा होगा। बहुत चर्चाएं करेंगे। दे टॉक लॉट एंड डू लेस, बट माय पॉइंट हियर इज डू मोर एंड टॉक। तो लोअर लेवल का काम है सोचो कम करो, टॉप लेवल का काम है सोचो ज्यादा करो, लोगों को रखो काम करने के लिए। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। जितना टॉप लेवल खुद काम करेगा ना, उतर उतर के, खुद फील्ड पे उतर के काम करेगा, उतना टॉप लेवल का टाइम बर्बाद होगा। और टॉप लेवल के लिए एवरीथिंग इज टाइम। मुकेश अंबानी सिर्फ विजन क्रिएट करता है और पूरा लाइन ऑफ एक्शन बनाता है, खुद जाके वो काम नहीं करता है, उसके लिए वो लोग रखता है। नरेंद्र मोदी जी टॉप लेवल पर बैठे हुए, वो जानते हैं किसको चुनाव लड़ना है, वो रैली करवाते हैं और वो अपने निचले लोगों को भेजकर काम करवाते हैं, तभी काम गति से होगा। अंग्रेजी का एक बहुत पावरफुल कोट है, मेरे पुराने स्टूडेंट यह बात को जानते हैं, इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, अंततः आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाए। तो इट इज बेटर टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट थिंग्स एंड नॉट टू कंट्रोल लेस इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट है? लेवल कितने हो गए बेटा? 3, टॉप, मिडिल, लोअर। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं ऑब्जेक्टिव कितने होते हैं, तो ऑब्जेक्टिव भी 3 होते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैं आप सबका ध्यान सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ लाना चाहता हूं। व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। और व्हाट इज सोशल ऑब्जेक्टिव? व्हाट इज सोसाइटी के भले के लिए जो काम किया जाए। तो मैं आपको सोशल ऑब्जेक्टिव में पहली चीज बता रहा हूं बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समाज के प्रति आपके दायित्व का निर्वहन करना है आपको, क्योंकि सब कुछ आपको सोसाइटी दे रही है। सब इधर देखिए एक मिनट। जिस रोड पर आप चलते हैं वो आपने नहीं बनाया है, जो ऑक्सीजन आप कंज्यूम करते हैं वो पेड़ आपने नहीं लगाया है, जिस घर में आप रहते हो वो आपने अपने हाथों से नहीं बनाया है, जो मोबाइल आप यूज करते हो किसी और की इंटेलिजेंस काम कर रही हो, जस्ट पेइंग मनी आउट ऑफ इट, सिर्फ आप पैसा दे रहे हो। तो पैसा देने में आप उसकी पूरी यूटिलिटी का जो फायदा उठा रहे हो, आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज को कुछ दो। मैं प्रयागराज एक बार गया था और एक संत से मेरी मुलाकात हुई। मैंने उनसे पूछा मैं क्या कर सकता हूँ प्रयागराज के लिए। बढ़िया जवाब दिया उन्होंने बोला अभी तो तुम बढ़िया ठीक ठाक काम कर रहे हो, लेकिन जीवन में तुम्हारे पास बहुत पैसा आ जाए ना, तो जिस घाट पर बैठकर तुमने स्नान लिया है त्रिवेणी का और गंगा का, प्रयास करना जीवन में कोई एक घाट बना पाओ। और तुमको सिर्फ वहां पर ईटे वीटे मंगवानी होगी, सीमेंट विमेंट मंगवाना हो और घाट बनवा देना, ताकि दूसरे लोग जो स्नान करने आए उनके लिए व्यवस्था दुरुस्त हो।
बट आई वॉन्ट टू कोट यू बेटा, सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि आप समाज को क्या दे रहे हैं। हम दिन भर ये सोचते हैं हम समाज से क्या ले लें। मेरा आपको ये कहना है कि आप एक बार चेक करो कि आप समाज को क्या दे सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, है ना, व्हाट इज माई सोशल ऑब्जेक्टिव। बढ़िया बात बताता हूँ, मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, आपको पढ़ाना। तो ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, इन लोगों ने बोला है कि आकर पढ़ाओ। मेरा सोशल ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जो आपको पढ़ाया आज, मेरी कई स्टूडेंट से पहली मुलाकात हो रही है, तो आज के 10 साल बाद भी आप मुझसे मिलो तो आपको याद आना चाहिए कि यार सर ने अपने को राइस कंसेप्ट पढ़ाया था कि किसी से जीवन में एक्शन लिखवाना है, तो रिवॉर्ड, आइडियोलॉजी, कोवर्जन और ईगो के बेसिस पे अपन एक्शन ले सकते हैं। मैं इस तरह से पढ़ाऊं कि मेरे पढ़ाने के बाद आप एक अच्छे विद्यार्थी बनो, आप एग्जाम पास कर पाओ और जीवन की चुनौतियों को झेल पाओ। ये तीनों अगर आप कर पाओ तो मैं सोशल ऑब्जेक्टिव जी पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा पढ़ा रहा हूं कि आप पास हो रहे हो सिर्फ, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है। और मैं सिर्फ पढ़ाने आ रहा हूं कि मुझे पैसा मिलेगा, वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैं ये नहीं कह रहा हूं पर्सनल गलत है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या, इसको अदरवाइज मत लेना, इस देश की सबसे बड़ी समस्या पैसे के प्रति दुर्भावना रखना। यार ठीक है सर, देख लेंगे पैसे क्या मिलेंगे। डे वन पे डिसाइड होना चाहिए पैसा कितना मिलेगा, बिकॉज मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। इसको कभी डिसोबे मत करो, मनी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर, बट वंस यू गेट मनी, आप सोशल ऑब्जेक्टिव को भी अच्छे से फुलफिल करो और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को भी। शहर में आप देखो पूरे गड्ढे खुदे हुए, आप कभी लेके बाइक लेके चले जाओ, कार लेके चले जाओ, और मैं आपको बता रहा हूं उसके लिए पैसे हैं। टेंडर निकला है रोड बनाने का, बीआरटीएस का टेंडर निकले हुए महीनों हो गए, नहीं हटा पाए, नहीं हटा पाए, अभी भी आधा अधूरा है। मतलब एक व्यक्ति शहर में है जो मक्कारी से काम कर रहा है, और मजे की बात उसका बॉस सोया हुआ है, क्योंकि अगर बॉस जागा हुआ होता तो बोलता कि तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो काम होने लगता। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं बेटा, यू आर फ्यूचर वोटर्स, आपके हाथ में आपका भविष्य। आई एम नॉट प्रो कांग्रेस, आई एम नॉट प्रो बीजेपी, आई एम प्रो इंडिविजुअल। वन शुड वर्क ना, आपको पैसा मिल रहा है तो यू शुड वर्क फॉर द सोशल ऑब्जेक्टिव। So I am coming here and I am teaching you something very interesting for your future life. It means I am living my social objective. इंडिका ने कार बनाई, कार भेजी, और कार के गेट में दिक्कत आ गई। आपको पता रतन टाटा ने सारी कार दोबारा बुलवा ली इंडिका कि ठीक करके भेजेंगे। सर पर छोटी सी दिक्कत है, क्या फर्क पड़ जाएगा। अरे भाई एक का भी एक्सीडेंट हो जाएगा, एक भी मर जाएगा तो कोई बच्चा अनाथ हो जाएगा। बात एक की कभी भी नहीं है, बात इस बात की है कि आप सही क्या कर रहे हैं। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। हर ऑर्गेनाइजेशन का सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। टर्टल करके एक ब्रांड है शर्ट का, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने सुना है। टर्टल करके एक ब्रांड है शर्ट का। मैं जब नया नया पढ़ाना शुरू करा था तो मैंने टर्टल ब्रांड ही पहनता था। मैं जाता था ट्रेजर लैंड में, उसका शोरूम हुआ करता था, वो पहचानने लग गया था मेरे को। बोलता है सर 999 का आपका शर्ट है, 999 का, इससे महंगा आप खरीदते नहीं हो, तो 999 का शर्ट है, लेकिन आपकी बिलिंग जो होगी वो 1000 की होगी। मैंने कहा नहीं भी बताता तो चलता नहीं, लेकिन ठीक है अब तू बता ही रहा है। तो मैंने कहा 1 रुपया क्या बात का ले रहा है, तो बोले 1 रुपया हम आपकी तरफ से डोनेट करवा रहे हैं टर्टल के लिए, छोटे छोटे कछुए। और मैंने कहा तुम यार पैसे 1 रुपये तुम कितने लोगों से ले लेते होंगे और फिर खा जाते होंगे यार, कहाँ से पता लगा। कछुआ तो बोलने भी नहीं आएगा कि हाँ मेरी चैरिटी हुई है। तो बोले नहीं नहीं हम आपको पूरा दिखा। उसने वेबसाइट दिखाई, उसने पूरे प्रोजेक्ट बताए जो है। मैंने कहा ठीक है ले ले यार 1 रुपये। मैं आपको क्या कह रहा हूँ बेटा, ब्रांड विद अ पर्पस। जब मैं मार्केटिंग पढ़ाऊंगा आपको, एक होता है ब्रांडिंग कोर, इसको लगा डाला तो लाइफ, ये नहीं। पर्पस क्या है, 1 रुपया ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि टर्टल को बचाएंगे, पर्पस के साथ जोड़ दिया उसको। आप जो लाइफ में करो उसको किसके साथ जोड़ो। सर मैं तो रोज गाड़ी लेके निकल जाता हूँ, चुपचाप घूम घाम के वापस आ जाता हूँ। तो मैं आपसे पूछूंगा ऐसा क्यों। मजा आती है सर, शांति मिलती है सर, घर वालों के पूरे कोलाहल से बचना चाहता हूं। मेरे घर वाले जो मेरे सामने पढ़ाई का आतंक मचाते हैं, उससे बचने के लिए मैं अपनी गाड़ी से निकल जाता हूँ सर 15 मिनट के लिए। अब ये जो 15 मिनट के लिए आप निकले, इसमें कोई पर्पस नहीं है। आप जाओ वहां तक ही जहां तक जाते हो, लेकिन मैं आपके साथ एक पर्पस जोड़ दूंगा आपसे, जाओ वहां तक ही। और उसके बीच में जो मंदिर आ जाए वहां 2 मिनट रुक के प्रार्थना करके दोबारा गाड़ी पर बैठ कर आ जाओ। अब आपके अंदर भी गिल्ट कम होगी, और जब घर वाले पूछेंगे कहां जाओगे तो आप बोलोगे मंदिर जाते हैं। नाउ दिस एक्टिविटी हैज पर्पस।
What I want to tell you बेटा, anything without purpose has no motivation. बिना पर्पस के जो भी चीज की जाती है ना, उसमें कोई भी मोटिवेशन, किसी भी एक्टिविटी में क्या जोड़ दोगे? पर्पस, तो क्या बन जाता है? मोटिवेशन. एम आई साउंडिंग लॉजिकल? कितने लोगों तक मेरी बात पहुंच रही है? यस और नो? तो जो 3 ऑब्जेक्टिव है उसमें ऑर्गेनाइजेशनल में क्या होता है? गुडविल बनाओ, सर्वाइवल, मार्केट स्टैंडिंग. सोशल में क्या होता है? अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाओ, अच्छी सर्विस दो जो मैं देने की कोशिश कर रहा हूं. पर्सनल ऑब्जेक्टिव, पैसा कमाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ईगो फुलफिल होना चाहिए. ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव है. तो टोटल ऑब्जेक्टिव कितने हो गए बेटा? 3. तीनों याद रहेंगे. इस चैप्टर में एक और बढ़िया चीज है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन. आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है. कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन सुनाओ बेटा. परफेक्ट. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ टाइम टिल द एग्जीक्यूशन. सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट, जहां पर आप हो और जहां पर आपको जाना है, इन दोनों के बीच में जो एफर्ट को सिंक्रोनाइज किया जाता है उसको क्या बोला जाएगा? कोऑर्डिनेशन. अच्छा, कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे भी लगता है, मिडिल पे भी लगता है और लोअर पे भी लगता है. अच्छा, कोऑर्डिनेशन 5 फंक्शन पे लगेगा: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल. अब जब ये बात छिड़ी गई है तो ये 5 चीजें होती क्या है? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो. हम जहां हैं और हमें जहां पहुंचना है. हम गरीब हैं, 10 करोड़ कमाना है. हम ठीक ठाक हैं, हमें जीवन में बहुत पैसा कमाना है. कहीं बाहर घूमने नहीं जा पाए, दुबई जाना है. जीवन में अकेले हैं, सिंगल रेडी टू मिंगल हैं, शादी करनी है. बढ़िया. जो आपका ऑब्जेक्टिव है, वेयर यू आर, वेयर यू वांट टू. साल भर पढ़ाई नहीं करी, रिवीजन करेंगे और वहां पे भी सोएंगे. वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू, दिस इज प्लानिंग. आप में से कितने लोग ईमानदारी से बता रहे हैं आपने जीवन में जबरदस्त प्लानिंग करी है और भयंकर असफल हुई है वो प्लानिंग? मतलब आपने सुबह प्लानिंग करी है कि कैसे पढ़ाई की जाएगी, टाइम टेबल, और शाम को उसकी हत्या हो गई. हुई है? वेरी गुड. आप में से कितने लोगों ने, कितने लोग ये स्वीकार कर रहे हैं कि सर हम ऐसी प्लानिंग करते ही नहीं जो हमारे साथ ऐसी स्थिति बन जाए? ठीक है. आप में से कितने लोग अपनी प्लानिंग को लेकर बहुत एडेमेंट है? अगर डिसाइड किया पढ़ना है मतलब पढ़ना है, कम व्हाट में. कितने लोग इतने एडेमेंट है? रेजन है. एक भी बच्चा नहीं है. हो थोड़ा बहुत. वेरी गुड. थोड़ा बहुत. वेरी गुड. थोड़ा बहुत का मतलब क्या होता है? 60% होता है, 40% नहीं है. थोड़ा पढ़ लेंगे फिर इंजॉय कर लेंगे. अच्छा, भारत के साथ एक जबरदस्त आदत बताता हूं मैं आपको. जैसे भारत डिसाइड करेगा कि हम 6 बजे पढ़ने बैठेंगे. भारत का बच्चा, सॉरी, भारत के बच्चे ने डिसाइड किया हम कितने बजे पढ़ने बैठेंगे, और गलती से अगर 6:01 हो गया, यार 6 से बढ़िया आ गया यार, अब तो टाइम, अब तो यार 6:30 बैठना पड़ेगा यार, तो फिक्स 6:30 बैठना पड़ेगा. आप में से कितने लोगों ने अपने जीवन में ये कारस्तानी करी है? और मजे की बात, 6:24 पे आपका दिमाग आ जाता है कि यार 6:30 पे पढ़ने बैठना है. लेकिन अनायास 6:24 पर आपको ऐसी प्यास लगती है कि आप पानी पीने जाते हैं और 6:37 हो जाते हैं. और ये जो है बेटा, इसको बोला जाता है लैक ऑफ प्लानिंग, लैक ऑफ एग्जीक्यूशन, लैक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. कुछ नहीं है आपके जीवन में. जिसको पढ़ना होता है ना, वो ये नहीं देखता 6 बजे पढ़ने बैठेंगे, बोले पढ़ना है मतलब वही पढ़ते हैं. पर ये वाला एटीट्यूड हमारे अंदर तब आता है बेटा जब तलवार गर्दन तक आ जाती. जब हमारे पास कोई एक व्यक्ति बैठा होता है, फॉर एग्जाम्पल मदर या फादर या बड़ा भाई, जिन तीनों को मिला के कम मार्क्स हैं आपके जितने आते हैं, फिर भी वो आप, या एग्जाम या बेइज्जती, ईगो, इन सारी परिस्थिति में आप बेटर प्लानिंग करते हो. प्लानिंग. अब मुझे बताओ व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? चीजों को इकट्ठा करना इज ऑर्गेनाइजिंग. कौन मुझे क्लास में डिफरेंस बताएगा डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन? ट्राई करो, गलती बताओ. बताओ बेटा, शाबाश. नहीं, डेलीगेशन में किसी एक व्यक्ति को एक काम बांटा जाता है,
और डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग लेवल पर काम बांटा जाता है। सब बच्चे लोग ध्यान से सुनेंगे, एक ही बार में समझा रहा हूं। डिसेंट्रलाइजेशन में हर लेवल पर काम को बांट दिया जाता है। डेलीगेशन में अपना एक काम किसी एक व्यक्ति को देते हो आप, और उस काम से रिलेटेड उसको क्या देते हो, अथॉरिटी, और क्या देते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और क्या देते हो, अकाउंटेबिलिटी। तीनों चीजें, अथॉरिटी अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी, अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही, कि अगर काम नहीं हुआ तो तुम्हें जवाब देना होगा। जैसे पिताजी ने आपको बोला देख तेरे को पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए, आपने लिस्ट दे दी उनको कि ये सब चाहिए, पिताजी ने सब लाके दे दिया। और क्या चाहिए, बोले मेरे को टेंशन नहीं चाहिए आप लोगों की तरफ से। पिताजी ने कहा इसको आज के बाद टेंशन देना बंद कर, कोई इससे काम मत करो, कोई बात नहीं। और क्या चाहिए तेरे को, अच्छे मार्क्स लेकर आऊं तो ट्रिप चाहिए बाहर का, चलो डन, ये भी लिख के दे दिया तेरे को कि ट्रिप देंगे। अब तो कुछ नहीं चाहिए, बोले अथॉरिटी मिल गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पढ़ाई करो। और ये सारा तामझाम करने के बाद आए अपने 42%। अब जवाब दो, जवाब आप वही दोगे, अच्छे लोगों के साथ ही क्यों बुरा होता है पापा। चेक करने वाला खड़ूस आ गया था, अपनी बीवी से लड़के आया था। वो दोस्त जिसको मैंने पढ़ाया था पापा, वो ज्यादा मार्क्स ले आया है। इससे ये प्रूव होता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ता हूं, और ये भी प्रूव होता है कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता। आप हर व्यक्ति को अकाउंटेबल बनाते हो खुद के अलावा। बहुत ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। नहीं पता आप इस बात को गंभीरता से लोगे कि नहीं लोगे, लोगे तो बहुत अच्छी बात है। जिस दिन आपके अंदर ये आदत पैदा हो गई ना कि आप अपने अलावा सबको अकाउंटेबल ठहराते हो, उस दिन आपने पहला कदम बढ़ा दिया बेटा असफलता की तरफ। असफलता, अनसक्सेसफुल होने का शॉर्ट तरीका है कि अपने अलावा हर आदमी को अकाउंटेबल बना दो, खुद को अकाउंटेबल मत बनाओ। मैं असफल क्यों हो गया, समाज ठीक नहीं था, व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी, माता पिता का सपोर्ट ठीक नहीं था, दोस्तों ने साथ नहीं दिया, बीमारी आ गई, भगवान मेरे साथ नहीं थे। सबके प्रति दुर्भावना, एक ही व्यक्ति को डिस्काउंट दे रखा है और वो खुद है। और जिस दिन आपने उल्टा कर दिया कि कम वॉट में क्या परिस्थितियां होंगी लेकिन आई विल डू इट, अंग्रेजी में उसके लिए बोला जाता है गेट इट डन एटीट्यूड। गेट इट डन एटीट्यूड मतलब आई विल डू इट कम वॉट में। देन आपने पहली बार कदम बढ़ा दिया है सक्सेसफुल होने की तरफ। ये फंडामेंटल अंतर है अनसक्सेसफुल और सक्सेसफुल लोगों के बीच। अनसक्सेसफुल ब्लेम गेम खेलते हैं, आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलते हैं। सक्सेसफुल लोग आरोप प्रत्यारोप का खेल नहीं खेलते, वो खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद को अकाउंटेबल ठहराते हैं, और खुद के प्रति भयंकर निर्मम होते हैं और दूसरों के प्रति लीनियंट होते हैं। असफल लोग दूसरों के प्रति निर्मम होते हैं, खुद के प्रति लीनियंट होते हैं। नियम दूसरों पे लागू करते हैं, खुद को मुक्त कर देते हैं। जो ताकतवर लोग हैं वो खुद पे नियम लागू करते हैं, दूसरों के प्रति निर्मम नहीं रहते हैं। थोड़ा हैवी हो रहा है लेकिन पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कितने लोगों तक बात पहुंच रही है। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, ऑर्गेनाइजिंग में आप चीजें इकट्ठे करते हो, लोगों को अकाउंटेबल बनाते हो। क्या बनाते हो, अकाउंट। इस देश में इतनी ये जो भ्रष्टाचार है किसके कारण है, अकाउंटेबिलिटी किसके कारण है। मतलब आप कोई भी राजनीतिक पार्टी बोल सकते हो, लेकिन अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है, मैंने आपको बताया था ना, वो रोड खोद देते हैं फिर वापस बना देते हैं, फिर बोलते हैं दोबारा खोद रहे हैं। क्यों खोद रहे हो, वो पाइपलाइन डालना भूल गए, सुना होगा ना आपने। और कितने लोगों ने अपनी कॉलोनी में देखा 3-3 4-4 बार खोदते। इट मींस दैट देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। स्टाफिंग, मुझे बताइए व्हाट इज स्टाफिंग, कौन बताएगा व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, व्हाट इज स्टाफिंग, कोई बताएगा, एनीबॉडी। प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही व्यक्ति को सही जगह बिठाना स्टाफिंग है। कितने लोग अपने स्कूल की क्लास टीचर से अति प्रसन्न है कि बढ़िया क्लास टीचर है हमारी, तो रिजल्ट 2 4 8 10, मजबूरी में बोलना। कुछ लोग, कितने लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि सर हम अपनी क्लास टीचर से बिल्कुल भी खुश नहीं है जिस तरह से वो आती है करती है। एक लड़का पीछे बोल रहा है कि यार क्लास टीचर है कौन, पहले तो ये बता तू, उसके बाद चर्चा होगी कि पसंद है कि नहीं है।
प्लेसिंग द राइट पर्सन एट द राइट, स्टाफिंग कहलाता है। व्हाट इज डायरेक्टिंग, लोगों को सही दिशा देना। जहां 5 वर्ड पढ़े थे अपन ने इसमें, इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, काउंसलिंग, मोटिवेटिंग, इंस्पायरिंग। किसको इंस्पायर करोगे? एम्प्लॉइज को, फॉर द अचीवमेंट ऑफ, बहुत अच्छा बोला। कंट्रोलिंग की डेफिनेशन सुनाइए। क्या कर रहे हो भाई? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस, फाइंडिंग आउट द डेविएशन, टेकिंग करेक्टिव एक्शन। क्या, कौन सा एक्शन लेना है? करेक्टिव एक्शन। जब भी कुछ गलती हो तो अगले दिन बैठकर उसका करेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए। ये कंट्रोलिंग की डेफिनेशन है। अच्छा, मैनेजमेंट एक परफेक्ट साइंस है क्या? नहीं, इनएग्जैक्ट साइंस है। कौन सा साइंस है? मैनेजमेंट एक परफेक्ट आर्ट है क्या? हाँ, मैनेजमेंट एक परफेक्ट आर्ट है। ये आर्ट परफेक्ट है मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट एक परफेक्ट प्रोफेशन है? नहीं, मैनेजमेंट एक डेवलपिंग प्रोफेशन है। कौन सा प्रोफेशन है? डेवलपिंग प्रोफेशन। अच्छा, 2-4 पॉइंट चेक करते हैं। क्या किताबें और कंटेंट अवेलेबल है बेटा मैनेजमेंट में? क्या आर्ट में भी है? क्या साइंस में भी है? और प्रोफेशन में भी है। हर जगह किताबें अवेलेबल। अगर मैं आपसे पूछूं क्रिएटिविटी किस में होती है? आर्ट में। बहुत बढ़िया बात बोलिए। मैं अगर आपसे पूछूं पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, हर व्यक्ति अपने हिसाब से आर्ट को यूज करता है, बिल्कुल सही है। और हर व्यक्ति अपने हिसाब से मैनेजमेंट लगाता है। कुछ लोग होते हैं जो ऑटोक्रेसी से सिस्टम चलाते हैं, कुछ लोग होते हैं डेमोक्रेसी से सिस्टम चलाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं ना ऑटोक्रेसी से चलाएंगे ना डेमोक्रेसी से चलाएंगे, हम तो फ्री रेन लीडरशिप चलाएंगे। फ्री रेन, FREEREIN, फ्री रेन लीडरशिप करके लीडरशिप की स्टाइल है। जब मैं आपको डायरेक्टिंग पढ़ाऊंगा तो उसमें समझाऊंगा कि फ्री रेन लीडरशिप क्या होती है। और ये बहुत अच्छी लीडरशिप है, फ्री रेन लीडरशिप। ये बिल्कुल कल्चर में चल रही है और इट इज फेब्यूलस। तो कंपेयर करो एक्चुअल परफॉर्मेंस और प्लान परफॉर्मेंस। और करेक्टिव एक्शन तब लो जब जरूरी हो। जैसे आपने बोला 70 मार्क्स लेकर आऊंगा मैं, और आप लेकर आए 80, वाले ये बोलेंगे कि आपसे कि यार तुम बहुत लायर हो, तुम तो लायर, झूठे हो। 70 बोल तो 80 लिया है। घर वाले खुश होंगे। घर वाले बोलेंगे देख अच्छा हमने तेरे को पढ़ाई की टेबल दी, तेरे को माहौल दिया, तेरे को हमने परेशान नहीं किया, खाना हमने बना के खिलाया, हमने जो जो तेरे लिए किया, इससे तू अच्छे मार्क्स लाया, हमारा योगदान। अब उल्टा कर देते हैं। आपने बोला 70 लेकर आऊंगा और आप लेकर आए वही 42, 42। अब मुझे बताओ ऐसी स्थिति में करेक्टिव एक्शन ले लेना चाहिए क्या? ले लेना चाहिए। करेक्टिव एक्शन का मतलब है मोबाइल छीन लो, करेक्टिव एक्शन का मतलब है गाड़ी छीन लो, करेक्टिव एक्शन का मतलब है स्वतंत्रता भंग कर दो, करेक्टिव एक्शन का मतलब है रिलेटिव के सामने बेइज्जती कर दो। घर वालों का यही तो है। घर वालों के करेक्टिव एक्शन इसके इर्द गिर्द घूमते हैं। कितने लोग स्वीकार कर रहे हैं? या भाई से कंपेयर करके इसको नीचा महसूस करवा दो, तेरा भाई तो देख कितना महान है, कितना पढ़ता है, कितना करता है, तू क्या कर रहा है अपने जीवन में। बट करेक्टिव एक्शन लेना बेहद जरूरी है। जापानीज एक बहुत बड़ा विचारक हुआ, मेरा फेवरेट है, उसका एक बहुत पावरफुल कोट है, मुझे बहुत पसंद है। हैंडल द डिफिकल्ट व्हेन इट इज इजी। हर जटिल चीज को तभी सुलझा लिया जाए जब वो सरल है। हर जटिल चीज शुरुआत में सरल ही थी। कान खोल के सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। हर जटिल चीज शुरुआत में सरल ही थी, पर जब वो सरल थी तो वो इग्नोर की गई, और एक समय के बाद वो क्या बन गई? जटिल। ये अच्छी बात थी। आंखों में चमक नजर नहीं है, लेकिन भारत में ऐसा ही होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हैंडल द डिफिकल्ट व्हेन इट इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल। ऑर्गेनाइजिंग इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलिंग इंपॉर्टेंट है, स्टाफिंग इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट में साइंस एज अ प्रोफेशन, प्रोफेशन अगर हम बात करें तो डेवलपिंग प्रोफेशन। अच्छा, सर्विस मोटिव, मुझे बताओ क्या मैनेजमेंट में सर्विस मोटिव है क्या? नहीं। कौन सा मोटिव है? प्रॉफिट मोटिव है। प्रॉफिट मोटिव। उधर कौन सा मोटिव है? सर्विस। डॉक्टर्स के पास हमेशा सर्विस मोटिव होता है। वो बात अलग है कि का जो अलग एजेंडा है वो अलग एजेंडा है, उनका पैसा कमाना। अगर मैं आपसे बात करूं क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं साइंस में? यस। क्या मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट होते हैं? यार कैसी बातें कर रहे हो। 100% एक्सपेरिमेंट होते हैं भैया मैनेजमेंट में। यस। अच्छा, लॉजिक, लॉजिक साइंस पे लगता है क्या? साइंस टिकाई लॉजिक पे।
साइंस टिका ही लॉजिक पे भैया। आप किसी ऐसी चीज को ऐसे गिराओगे ना नीचे और साइंस के स्टूडेंट को पूछोगे, साइंस बोलेगा ग्रेविटी के कारण है, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ये पेन नीचे गिर पड़ा, ऐसा साइंस का विद्यार्थी बोलेगा। किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछोगे ना तो वो बोलेगा भगवान ने छोड़ दिया, उसको कौन बचाएगा, क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओ। बच्चे बोलेंगे सर आपकी एक्टिवा ले जाएं। आध्यात्मिक व्यक्ति की भाषा और साइंटिफिक व्यक्ति की भाषा एकदम अलग अलग होती है, आप चेक कर लेना। साइंटिफिक आदमी हर बात में पूछता है क्यों, और आध्यात्मिक व्यक्ति क्यों नहीं पूछता। आध्यात्मिक व्यक्ति हमेशा क्यों किसी और पे डाल देता है। किसी और कौन होता है, भगवान। घटना उसके साथ घटी, आध्यात्मिक व्यक्ति बोलेगा भगवान ऐसा ही चाहता था। मैं पक्का बता रहा हूं आपको, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ अ रिलीजियस पर्सन। साइंटिफिक व्यक्ति बोलेगा ऐसा इसलिए हुआ, क्यों, क्योंकि वो पता लगाने की कोशिश करेगा और उसको ठीक करने की कोशिश करेगा, उसके पीछे का रूट कॉज पता लगाएगा। क्या पता लगाएगा, रूट कॉज, और उसको रेक्टिफाई करेगा। Am I sounding logical? This is the difference between a scientific individual and a religious individual. बट साइंस में एक्सपेरिमेंट लगते हैं, मैनेजमेंट में एक्सपेरिमेंट लगते हैं। लॉजिक दोनों पे लगता है क्या, लॉजिक दोनों पे लगता है। किस पे लगता है, मैनेजमेंट पे लगेगा क्या लॉजिक, नो। पूछो क्यों, नो लॉजिक इन मैनेजमेंट। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें कौन इन्वॉल्व है बेटा, ह्यूमन इन्वॉल्व। और जहां पर ह्यूमन इन्वॉल्व है वहां पर कोई भी लॉजिक नहीं लगा सकते आप। ह्यूमन जो आज महसूस कर रहा है वो कल महसूस, कल छोड़ो 15 मिनट बाद ही महसूस नहीं करेगा। ह्यूमन अंग्रेजी में बहुत प्यारा वर्ड है, इतना फ्रजाइल है। क्या है, सुना है क्या वर्ड आपने, फ्रजाइल। इतना सेंसिटिव है कि आज कुछ बोलेगा कल परसों नरसों अपनी बात पे लगातार बदलता रहता है। तो कोऑर्डिनेशन लेवल टॉप, ये बेसिक चीज है। आई वांट कि आपको यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछ लीजिए इन चैप्टर 1। अब आपकी मेरे से मुलाकात आज हो गई है, कल आपके पास विकल्प होगा कि कल आप लेकर आए चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के डाउट्स। अगर कुछ होंगे तो हम क्लास के 1 घंटे के बाद आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। आज हम थोड़ा डिस्कशन अब कंट्रोलिंग के बारे में करना चाहते हैं। सब मेरी तरफ देखिए बेटा। पहली चीज, जिस देश में आप जी रहे हैं वहां पर कंट्रोलिंग का मतलब होता है किसी को कमांड देना। और मैं आपको यह सिखाना चाहता हूं कि कंट्रोलिंग इस तरह से होना चाहिए कि वो ऑटो मोड में हो। किस में हो, ऑटो मोड। ऑटो मोड में मतलब सामने वाला खुद ही ऐसा सिस्टम में बंध जाए कि वो कंट्रोलिंग के तहत काम करे। पर ऐसा हो नहीं पाता इस देश में, क्योंकि वी आर नॉट सिस्टम ड्रिवन कंट्री। हम सिस्टम ड्रिवन कंट्री नहीं है, हम पीपल ड्रिवन कंट्री है। यहाँ पर सिस्टम गवर्न नहीं करता है। जब सिस्टम गवर्न करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिकली चीजें ठीक होने लग जाएगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोग गवर्न करते हैं तो भ्रष्टाचार फैलता है। और इसीलिए दो चीजें पैदा हुई, एक प्लान परफॉर्मेंस और एक एक्चुअल परफॉर्मेंस। और दोनों को कंपेयर करके करेक्टिव एक्शन लेंगे, जैसा हमने डेफिनेशन में पढ़ा। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रोसेस क्या है प्लानिंग का, प्रोसेस क्या है कंट्रोलिंग का। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव बनाने पड़ेंगे। ऑब्जेक्टिव बनाने के बाद अगला स्टेप में क्या करना होगा, आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। मतलब आपको एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड बोल लीजिए, एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव बोल लीजिए, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको इवैल्यूएट करना है तीसरे पर, और सेकंड पर पता लगाना है कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। कंपेयर करना है, कंपेयर करके इवैल्यूएट करना है, और फाइनली आपको क्या, डेविएशन पता लगा के करेक्टिव एक्शन लेना है। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है वो सुनो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा KRA। KRA इज की रिजल्ट एरिया। सब ध्यान देंगे, व्हाट इज की रिजल्ट एरिया। सब मेरी तरफ देखो, बढ़िया चीज सिखा रहा हूं। आप जिस एज में हो ना बेटा, अभी 16, 17, 18 में, इस वक्त आपके लिए की रिजल्ट एरिया सिर्फ स्टडी है। रेस्ट एवरीथिंग इज फुलिशनेस, आई एम टेलिंग यू। को करिकुलर एक्टिविटी करो, करना चाहिए। ट्रैवल कर रहे हो, करना चाहिए। किताबें पढ़ो, पढ़ना चाहिए। एक्सेप्ट स्टडी, स्टडी इज योर KRA, की रिजल्ट एरिया, क्योंकि वही रिजल्ट लेकर आएगा। हर कंट्रोल करने के पहले ये चेक कर लो क्या ये की रिजल्ट एरिया है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा सेशन चल रहा है, यहां पर कोई भी नहीं है, एक व्यक्ति को यहां पर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मैं मानता हूं। और अगर यहां पर एक व्यक्ति को होना चाहिए, मेरे लिए अगर ये KRA है तो मैं बाहर जाके बोलूं, और मेरे लिए अगर ये KRA नहीं है तो मैं इस पर कोई एक्शन ना लूं। अगले 20 साल के लिए मैं आपको ये सबक सिखाना चाहता हूं। अपनी ऊर्जा को गलत जगह व्यर्थ मत करो। वर्दी ओपोनेंट चूज करो। दुश्मन वर्दी होने चाहिए। छोटे बौने दुश्मनों के साथ कभी मत उलझो, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हो। महान दुश्मन बनाओ, महान युद्ध लड़ो। उसमें पराजित भी हो जाओगे ना तो भी बहुत कुछ सीखो।
छोटे युद्ध लड़ोगे, छोटे युद्ध में जीत भी जाओगे तो भी कुछ नहीं पाओगे। मैंने अपने जीवन में देखा है, लोग गाड़ी लेकर जाते हैं, किसी ने कट मार दिया, वहां लड़ लेंगे और 15 मिनट लड़ लेंगे और उस लड़ाई को जीत के आएंगे और घर आके अपनी वीर गाथा गाएंगे। और अगर आप देखोगे उन्होंने जीवन में क्या पाया, और अली कुछ नहीं पाया, लेकिन उनके दिमाग में उन्होंने बहुत कुछ पा लिया। आप जब वर्दी ओपोनेंट को चूज करते हो तो आप बेटर बनने लगते हो। चेक कर लो आप। इनफैक्ट मैंने तो किताबों में पढ़ा है कि दुश्मन से आप उतना नहीं सीखते जितना दोस्तों से आप उतना नहीं सीखते जितना आप दुश्मनों से सीखते हो। दुश्मन आपको जगाए हुए रखता है, अपमान आपको जगाए हुए रखता है, आप बेटर काम करने की कोशिश करते हो। यस और नो? तो करेक्टिव एक्शन हर बात पे ले लें कि नेगेटिव डेविएशन पे लें? बहुत बढ़िया। कंट्रोल हर चीज को करें कि KRA चेक कर लें। व्हाट इज KRA? की रिजल्ट एरिया। और एक होता है MBE, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? इफ यू ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग यू विल एंड अप कंट्रोलिंग नथिंग। सब कंट्रोल करने की कोशिश में आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं कर पाओगे। ये है MBE। दोनों बताओ एक बार क्या है? KRA क्या है? व्हाट इज की रिजल्ट एरिया? कहां से फाइनल रिजल्ट निकलेगा? दैट इज KRA। एंड MBE क्या है? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। एग्जांपल नहीं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। व्हाट इज दिस? इफ यू ट्राई टू कंट्रोल यू विल एंड अप कंट्रोलिंग। तो ये प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हमने डिस्कस किया। अच्छा, क्या कंट्रोलिंग और प्लानिंग दोनों कनेक्टेड हैं? अरे भाई, प्लानिंग करोगे तभी तो क्या करोगे। और मजे की बात, कंट्रोलिंग करने के बाद उसको देखकर आगे की क्या करोगे? प्लानिंग। दोनों इंटर रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, दोनों एक दूसरे के साथ। जितनी बेटर कंट्रोलिंग होगी उतना बेटर क्या होगा? प्लानिंग। मजे की बात, जितनी सही प्लानिंग करोगे उतना आपके पास बेंचमार्क होंगे किस चीज के लिए? कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट एंड कनेक्टेड। मैं आप लोगों से प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों की डेफिनेशन पूछना चाहता हूं। बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लानिंग? बड़ी वाली डेफिनेशन नहीं, और बड़ी। बहुत बढ़िया। प्लानिंग इज द मेंटल डिस्पोजिशन इन विच वी थिंक बिफोर वी एक्ट एंड वी एक्ट इन द लाइट ऑफ। दूसरी डेफिनेशन प्लानिंग की, गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड। अब कंट्रोलिंग सुनाओ। We compare the plan performance and find out the deviation and take corrective action। तो ये चीज सबको समझ में आ गई कि करेक्टिव एक्शन तभी लेना है जब डेविएशन कौन सा हो, पॉजिटिव की नेगेटिव। हमेशा नेगेटिव डेविएशन के वक्त ही आपको करेक्टिव एक्शन लेना है। एंड प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर इंटर रिलेटेड, इंटरकनेक्टेड और एक दूसरे के साथ बहुत गहरे तरीके से जुड़ी हुई है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग। इस चैप्टर में एक और चीज देखो, आप ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब भी आप प्लानिंग करोगे और आपको उसमें इवैल्यूएट करना है तो ऐसा नहीं होगा बेटा कि इवैल्यूएशन में हमेशा पॉजिटिव ही निकलेंगे। इवैल्यूएशन में कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। जितने अल्टरनेटिव आपके सामने आएंगे उसमें कुछ पॉजिटिव होंगे, कुछ नेगेटिव होंगे। आपको हमेशा टोटलिटी में चेक करना है। किसमें चेक करना है? टोटलिटी। ऐसा नहीं होता कि आप हमेशा ही बेस्ट चीजों को चुन लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 12th क्लियर करा, उसके बाद आप बाहर पढ़ने जाना चाहते हो, आपको कॉलेज में मिल गया DU क्योंकि परसेंटेज आपका बहुत अच्छा था, फीस भी वहां पर 7-8 हजार रुपए लग रही है, हॉस्टल भी मिल गया आपको सस्ता से एकदम बढ़िया और कॉलेज के पास ही है, कॉलेज के पास मिल गया, DU मिल गया, फीस भी सस्ती है, कॉलेज भी बहुत अच्छा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी भी सब बढ़िया है। अब यार फाइनल डिसीजन लेते वक्त आपको आया कि यार वहां का AQI तो 600 है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, और एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर वहां का 600 है तो मर जाऊंगा यार वहां, तो यार BBA करके मर जाऊंगा। तो यार ये कैसा BBA हुआ है यार, कि मरा भी तो BBA करके। अब उल्टा कर देते। इंदौर, तो आप इंदौर के रहने वाले हो, फायदा क्या है मम्मी के हाथ का खाना, फायदा क्या है घर ही है, फायदा क्या है गाड़ी मिल जाएगी, फायदा क्या है पास ही कॉलेज है, AQI भी
100 के आसपास, 70-80 के आसपास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यार जो कॉलेज है अपना, बाय गॉड दूर से कॉलेज लगता नहीं है। अब यहाँ पर ये चीज मिसिंग हो गई। तो जीवन में जो भी ये एक चीज में नहीं बता रहा हूं मैं आपको, जीवन में हर जगह होगा आपके साथ, नौकरी में हो जाएगा, सब बढ़िया है, केबिन मिल गया, पैसा अच्छा मिल रहा है, छुट्टियां मिलती है, सैटरडे संडे ऑफ है, बॉस टॉक्सिक हो गया, बॉस सही है, लोग सही है, सैटरडे संडे छुट्टी, पैसे ठीक मिल रहे हैं, बैठने की जगह सही नहीं दे रहे, खुद का क्यूबिकल नहीं है। तो लाइफ हमेशा टोटलिटी में चलती है, किसमें चलती है? तो आपको हमेशा ये चेक करना होता है ज्यादा पॉजिटिव किसमें है, और उस अल्टरनेटिव को एग्जीक्यूट कर देना होता है। कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? ज्यादा पॉजिटिव को चेक करो और अल्टरनेट को एग्जीक्यूट कर दो। ज्यादा नेगेटिव अगर आ रहे हैं तो उसको बिल्कुल अवॉइड कर दो पूरे सिस्टम से। सो कंट्रोलिंग करते वक्त, अल्टरनेटिव को एग्जीक्यूट करते वक्त आपको पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोस एंड कॉन्स को टोटलिटी में चेक करना है, इंडिविजुअलिटी में चेक नहीं करना है। इज इट क्लियर टू वन एंड ऑल? कितने लोगों तक मेरी बात पहुंची? यहां तक किसी को कोई डाउट तो पूछ लीजिए। एनी डाउट यू हैव यू कैन आस्क। शुड आस्क फ्यू क्वेश्चंस यार। कि यार समझ में आ गया आप? की रिजल्ट एरिया एक होता है सीपीएम, क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। पहले हुआ करता था कंट्रोलिंग में। मैं सिर्फ नाम इसलिए बता रहा हूँ, जब एमबीए बीबीए में कोई नाम बोले तो आपको ऐसा ना लगे यार कि ये तो हमको पता ही नहीं है। सीपीएम और पर्ट बहुत था, बहुत बढ़िया टॉपिक था कंट्रोलिंग का, पर डिलीट मार दिया एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी लगातार ऐसे टॉपिक को हटाती जा रही है जो थोड़े से टफ है या थोड़े से आई डोंट नो इम्पोर्टेंट है, जैसे पर्ट, सीपीएम, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक, क्रिटिकल पाथ मेथड। चलिए आई थिंक आज के लिए काफी है। जिन लोगों को डाउट है वो मैं 2-4-5 मिनट रुका हुआ हूँ, यू कैन आस्क डाउट एंड वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप स्माइलिंग। कल और होगी हमारी मुलाकात। हाँ, थैंक यू।